गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पिछले क्लास में जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और 3-4 न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे क्योंकि टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, समझाने में। तो सीधे हम लोग टॉपिक पे आते अपने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने पहले से चूज करके रखे हुए हैं। एक तो बेसिक करेंगे, फिर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चंस हैं आज के। पहला क्वेश्चन है हमारा, a ball is dropped. A ball is dropped from an elevator. From an elevator at an altitude of 200 meter. How much time will the ball take to reach the ground? If the elevator is पहला क्वेश्चन स्टेशनरी, दूसरा क्वेश्चन ascending with velocity of 10 meter per second, तीसरा descending with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बॉल को है जो हम लोगों ने एक एलिवेटर से ड्रॉप किया है, कितने हाइट से, 200 मीटर हाइट से। अब बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा बॉल ग्राउंड रीच करने में अगर एलिवेटर स्टेशनरी है, अगर एलिवेटर असेंड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर एलिवेटर डिसेंड कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। 3 केस हो गया। तो हम लोग सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। ये एलिवेटर है, इस पर से बॉल ड्रॉप कर रहा है, ये ग्राउंड है, एलिवेटर इज गोइंग अप एंड डाउन। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ एलिवेटर इज करेंटली 200 मीटर। काफी ऊंची बिल्डिंग लग रही है, 200 मीटर का बिल्डिंग है। तो 200 मीटर की हाइट से मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ। इस एलिवेटर की हाइट रुका हुआ है, बोल रहा है कि ये बॉल कितने देर में ग्राउंड को रीच करेगा। सो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट हैज बीन गिवन, so it has been given that the initial velocity is 0 meter per second as the elevator is stationary. Acceleration I will take to be, nothing is given, let's take it to be 10 meter per second square. And how much distance it is going to cover? It is going to cover a distance of 200 meter before reaching the ground. So distance equal to 200 meter. Now what I have to find? I have to find time. So we have to find the t equal to what? So which formula you think that is suitable for to use over here? So I think u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है s equal to ut plus half at स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, तो 200 मीटर है। तो अब अप एंड डाउन मैं ऊपर के डायरेक्शन को ले लेता हूँ प्लस और नीचे के डायरेक्शन को ले लेता हूँ माइनस। जो कुछ नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा, जो कुछ ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा। तो बॉल कितना मीटर से छोड़ा जा रहा है, 200 मीटर किधर बॉल आएगा, नीचे। तो हमारा एस क्या आ जाएगा, -200। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, इसको हम छोड़ देते हैं।
प्लस 1/2 एक्सेशन कितना है, तो एक्सेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है यानी -10 इंटू टी स्क्वायर। सो -200 इक्वल टू -5t स्क्वायर, माइनस माइनस गेट कैंसिल्ड आउट, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 200/5, टी स्क्वायर इक्वल टू 200/5। Okay, that is going to come to be 40, t square is equal to 40, ठीक है। If I can find the t, so that should be equal to 2√10 सेकेंड, मतलब लगभग 6 पॉइंट समथिंग सेकेंड के आसपास ये हमारा आंसर आएगा। इजीली सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको इसमें। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसके सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, तो सेकेंड पार्ट सेज दैट, सेकेंड पार्ट, the lift is ascending with a velocity of 10 meter per second. Now if the lift starts moving with a velocity of 10 seconds, now I will take the initial velocity to be 10 meter per second in upward direction because the lift is going upward. Now to solve the b, I will again use the same formula as equal to ut plus half a t square, but now if the ball is dropped from the height of 200 meter but the lift is going upward, तो बॉल का क्या होगा। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा कि अगर लिफ्ट के साथ लिफ्ट ऊपर जा रहा है, बॉल भी ऊपर जा रहा है, तो पहले अगर छोड़ूंगा तो पहले बॉल कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यही नहीं हो रहा है। बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर बॉल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, हमारा जाने का अलग टाइम लगेगा, फिर वहां से वापस नीचे आने का टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, तो हम लोग जाने का मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम निकाल लेते हैं, फिर वहां से नीचे आने का टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन वो करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इनिशियली बॉल कहाँ है, तो इनिशियली बॉल 200 मीटर पे है, फाइनली बॉल कहाँ है, तो फाइनली बॉल ग्राउंड पे है। तो कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ -200 का। अगेन बॉल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन ले रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बॉल कितना ऊपर गया, बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 200 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अगेन द डिस्टेंस प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, नाउ हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज 10 meter per second in upward direction, and since it is in upward direction that will be written as plus 10t plus 1/2. Now the acceleration is in downward direction, that should be equal to -10t square. ये ऊपर होगा वो नीचे होगा, ये क्लियर है, ध्यान में रखना है। क्यों ऊपर होगा, क्योंकि u का डायरेक्शन ऊपर था। So that from there I can get a equation -200 equal to 10t minus 5t square और 5t square minus 10t minus 200 is equal to 0, ठीक है ना। 5t square minus 10t minus 200 equal to 0 और t square minus 2t minus 4t equal to 0, t square minus 2t minus 4t equal to 0। नाउ क्या ये हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, 10 4 जा no, I don't think डायरेक्ट इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इधर। t अगर मैं इधर कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा 6 6 8 5 जा 3 आ रहा है वहाँ पे, हमको लेना है 2। सो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकते आई थिंक, तो क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जहाँ से हमको t का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -40/2a। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस √4 प्लस 160 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 164/2 और 2 प्लस माइनस √164 कितना हो जाएगा, so that should be nearly approx 12.6/2, 12.6 नहीं 12.8 होगा लगभग।
13 का स्क्वायर होता है 169, तो 12.8 होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस माइनस 6.4, तो ये हमारा हो जाएगा, दो हमारा वैल्यू हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, माइनस हो तो पॉसिबल होगा नहीं, लगभग हो जाएगा 7.4। So in this case the time taken by the ball to reach the ground comes to be 7.4 seconds. Now the third case. What is the third case? The third case says if the ball is moving, if the elevator is moving downward, in that case what will be the time taken? तो अगर एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी किधर हो गया, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगा नीचे की तरफ। अब इस केस में हम कह सकते हैं कि बॉल को कम टाइम लगेगा ग्राउंड पे रीच करने के लिए, तो हम लोग उसको कंडीशन को लेके चलते हैं। तो हम आते हैं सी पे। सी क्या कह रहा है, तो सी बोल रहा है हमको नीचे आने का टाइम निकालना है। नीचे आने का टाइम कैसे निकालेंगे, नीचे आने के टाइम के लिए अब ध्यान देंगे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हम लोग लेके चल रहे हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, तो -200 मीटर। मेरे को क्या निकालना है, तो मेरे को टाइम निकालना है। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है S = UT + ½ AT स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज 200 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 10t + 1/2 × -10t स्क्वायर, so -200 = -10t - 5t स्क्वायर। इधर लेते आते हैं, तो 5t स्क्वायर + 2t - 200 that should be equal to 0, no 10t। if I can take common as 5, so t + 2t - 200 should be equal to 0। now if I can find the value of t, so that should be equal to t equal to -b, it is -2 ± √b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 1 × -40 by 2। -2 ± √2 का स्क्वायर यानी 164 अगेन आ जाएगा by 2। so I can find the value of t to be -2 ± 164 का स्क्वायर रूट। 164 का स्क्वायर रूट अगेन हम ले सकते हैं 12.8 / 2, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा -1 ± 6.4, so that should be equal to -1 + 6.4 that is equal to 5.4 सेकेंड। तो टाइम हमारा हो जाएगा 5.4 सेकेंड, ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, our next question is, that is a bit of a theoretical question. A particle is projected vertically upwards from the ground with initial velocity u
with initial velocity of u. Okay, so a diagram is also given. Particle has been thrown with initial velocity u. This is A point and this is B point. Okay, now the questions are given as first question, find the maximum height. Find the maximum height h the particle will attain. The particle will attain and time t that it will take to return to the ground. To return to the ground. Okay. B. What is the velocity when the particle returns to the ground? What is the velocity? What is the velocity when the particle returns to the ground? क्या वेलोसिटी होगा जब पार्टिकल ग्राउंड पे आएगा? और सी, what is the distance and displacement? What is the distance and displacement? Distance and displacement traveled by the particle during this time of whole motion. ठीक है, सो एक बार क्वेश्चन समझते हैं हम लोग. A particle is projected vertically upwards from the ground with initial velocity u. A particle has been projected vertically upwards from the ground with initial velocity u. I have to find the maximum height h the particle will going to attain and time t that will take to return to the ground. कितना हाइट तक जाएगा मैक्सिमम और कितने टाइम में वापस आ जाएगा, ये हमको पहले फाइंड कर लेना है. तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं. क्वेश्चन आप आई थिंक देख लिए होंगे. तो मैं पहले क्वेश्चन पहला बनाता हूं. कितने हाइट तक जाएगा? What should be the maximum height attained by the particle? Now, for the first, I will simply use the equation of motion. I have to take into account. Which formula I am going to use. Now I have to find the maximum height attained. Let us consider this is to be an object, a particle, and I am throwing it upward. क्या हो रहा है? तो ये जा रहा है ऊपर, एक हाइट पे जाके वापस आ जा रहा है. तो जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो यहाँ पे रुक रहा है मतलब इसका वेलोसिटी जीरो हो रहा होगा, तभी तो वापस नीचे आएगा. So one thing I can say that if the particle is at its maximum height, the velocity is going to be zero. And now using that concept, I am using the equation of motion. Which motion? Equation of motion. So v square minus u square equal to 2as. That equation of motion I can use for that. What should be the final velocity? So final velocity should be equal to 0. What should be initial velocity? Initial velocity is given as u square in the upward direction, that is perfectly fine. What should be the acceleration? Acceleration is vertically downward, that is should be equal to minus g. And what is the displacement? Displacement that is maximum height, that is h. वो maximum height का मैं h यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g h.
minus minus get cancelled out. So maximum height attained by the particle should be equal to u square by 2g. As simple it is. इससे सिंपल क्वेश्चन में बता सकता है. ये सिंपली हमारा h निकल गया. That is the h. Now in the first question, another question is given as what should be the time it will take to reach to the maximum height and then again back to the ground. मैक्सिमम हाइट जाने से बैक ग्राउंड वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा वो मेरे को फाइंड करने का है. मैं कैसे फाइंड करूं? सो आई कैन राइट फॉर होल मोशन. अगर मैं पूरा मोशन को कंसीडर करूं, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर? जीरो. अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ. अगेन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. Which equation of motion is using the concept of time, displacement time relation? So I have the formula as equal to u, that time to be t plus half a t square. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो. इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव. t को t लिख लिया प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन कितना है नीचे की तरफ, तो माइनस g t स्क्वायर. तो माइनस ut इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर. t get cancelled out, so t equal to minus minus get cancelled out, so t equal to 2u by g. So that should be the time of flight. कितने देर में ये बॉल ऊपर गया वापस ग्राउंड पे आ गया. Is it clear? Yes. क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये हो गया पहला क्वेश्चन का उत्तर. अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे. बी पार्ट क्या कहता है? तो बी पार्ट कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू द ग्राउंड. जब पार्टिकल ग्राउंड पे रिटर्न कर रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या है? व्हेन द पार्टिकल इज रिटर्निंग टू द ग्राउंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल? सो फॉर दैट व्हाट शुड आई कैन राइट to find the velocity when the particle returning to the ground? I can write or I have to prove. प्रीवियसली याद कीजिए, अगर मैंने बताया था जितना वेलोसिटी से मैं थ्रो करूंगा उतने वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे आएगा. जितना वेलोसिटी से मैं थ्रो करूंगा उतने ही वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे आएगा. और ये होना चाहिए. दैट इज मींस the final velocity when the object is coming to the ground should be equal to the initial velocity, that is equal to u, but the direction has to be opposite. Let us see how I can find that relation. So to find the relation I can simply write b. Let us use another equation of motion. कॉन्सेप्ट लेते हैं, ध्यान देते हैं. जब ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर थ्रो किया और वापस जाके ऊपर से वापस नीचे आ गया, ऊपर गया वापस नीचे आ गया, तो जब ये वापस नीचे आएगा यहाँ पे वापस इस पॉइंट पे जैसे ही ये पहुंचेगा, व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो. और मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ v स्क्वायर इक्वल माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? दैट आई हैव टू फाइंड. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? दैट इज गिवन एज u. व्हाट इज द 2a का वैल्यू हो गया माइनस g. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दैट इज इक्वल टू जीरो. सो आई एम गोइंग टू हैव v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर. I am getting here it is v square equal to u square, and I can say that v equal to v should be equal to plus minus u, or here it will be equal to minus u, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए सिर्फ माइनस u. ठीक है, आ गया. In the same question, another question is given. That is the third part of the question, which is C. This question says that what is the displacement and distance by the particle during the time of whole motion? What should be the distance and displacement? जब ये पार्टिकल यहाँ गया और वापस यहाँ आ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? So if the height is h over here, in the third case C, what should be the displacement?
So displacement can be easily taken as s to be 0. 0 है, यहाँ वापस गया, वापस जहाँ से गया वापस वहाँ से वापस नीचे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो 0 हो गया। यहाँ पे तुम्हारी कोई सोच नहीं करनी है। सेकेंड केस, डिस्टेंस। So I can say that the distance traveled by the particle should be equal to s h plus h. H plus h, and I think I have that is equal to 2h, और h के वैल्यू मेरे को आ गया था, h के वैल्यू आया था हमारा u square by 2g. So the distance should be equal to 2 into u square by 2g. 2g cancel. So the distance traveled by the particle should come to be u square by g over here. तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया u square by g और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज बिट स्टैंडर्ड। ओके, बढ़ते हैं। Two particles 1 and 2 are projected simultaneously. With velocities v1 and v2 respectively. v1 and v2 respectively. Particle 1 is projected, लंबा क्वेश्चन भी है, vertically up from the top of a cliff, of height h. And particle 2 is projected vertically up from the bottom of the cliff. If the bodies meet A above the top of the cliff, B between the top and bottom of the cliff, and C below the bottom of the cliff. Find the time of meeting of the particles. Find the time of meeting of the particles.
We will start with the first question first. What has been given? It has been given there is a cliff. There is a cliff somewhere, and it has been given of two particles has been thrown simultaneously in upward direction. One from the top of the cliff and another from the bottom of the cliff. एक को मैं ले लेता हूँ, इसका वेलोसिटी u1 है, दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी u2 है, दोनों ऊपर की तरफ थ्रो किया गया. It has been given that the height of the cliff to be h. It has been given, I think, from the cliff of height h. Now बोल रहा है कि अगर ये दोनों पार्टिकल क्लिफ के ऊपर कहीं यहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे कहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे मिलने पे कितना टाइम लगेगा. तो मैं मान लेता हूँ कि ये पार्टिकल जो मिल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए s1 हाइट ऊपर मिल रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट के लिए s2 हाइट ऊपर मिल रहे हैं. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के लिए सॉरी यहाँ पे मिल रहे हैं. तो ये ग्राउंड से हाइट हमारा हो गया है इसका s2 और इसके यहाँ से हाइट हो गया हमारा ये s1. तो ये s2 हाइट एबव और ये s1 हाइट एबव मिल रहा है अपने पोजीशन से. अपने को क्या करना है, तो अपने को फाइंड करना है टाइम, किस टाइम पे मिल रहा है. तो ध्यान देंगे, फॉर द फर्स्ट पार्टिकल I have taken u1 to be the initial velocity of the first particle. It has been covering a distance of s1 and s1 equal to u1t. किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मिल रहा है, तो टाइम तो दोनों के सेम होगा क्योंकि दोनों सेम टाइम पे थ्रो किया गया है. तो s1 equal to u1t प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आएगा, तो माइनस जी टी स्क्वायर. ये हो गया किसका वैल्यू, तो s1 का वैल्यू हो गया. और s1 कैन बी रिटन एज u1t minus half gt square. And again for the second particle, I can write that is s2 should be equal to u2t minus half gt square. ये हमको मिल रहा है गिवन कंडीशन से, ये मेरे को दो इक्वेशन मिल जा रहा है. Now can I say that s2 minus s1 should be equal to h? होगा क्या, s2 minus s1 that should be equal to the height of the cliff. Okay, so now using that equation s2 is equal to u2t minus half gt square minus u1t plus half gt square, and that should be equal to h. Half gt square half gt square half gt square half gt square got cancelled out. So I have left with u2t minus u1t equal to h, और I can take the time t to be, t में अगर कॉमन लेता हूँ तो t हमारा हो जाएगा h अपॉन u2 माइनस u1. t इक्वल टू हो गया हमारा h अपॉन u2 माइनस u1. That should be the height at which, that should be the time at which the two particles are going to meet if they are meeting above the top of the cliff. That is the first case. Okay, now let's go for the second. In the second case, it has been given that the particles are meeting in between the height, that means below the top of the cliff and above the bottom of the cliff. Cliff के top के below और bottom के above. That means if this should be the cliff, the particles are meeting somewhere here. It has been thrown with the velocity of initial velocity of u1. Okay, and I can say that the particle is meeting at a height
S2, S2, S1 below downward direction, and it is meeting at a height of S2 above the ground. तो बॉटम से S2 above मिल रहा है और ये टॉप से S1 below मिल रहा है. So I can again write for the first particle. पहले पार्टिकल के लिए क्या लिख सकता हूँ? तो I can write S1 equal to U1t plus half AT square. What is the S1 distance? S1 is going to be in downward direction. S1 is going to be in downward direction. That should be equal to minus S1. That is equal to U1t minus half GT square. G नीचे की तरफ चल रहा है, और I can take S1 should be equal to half GT square minus U1t. That's this to be question number 1. Similarly, for the second particle, I can write S2 should be equal to U1t plus half AT square. That should be equal to U1t upward direction में minus half GT square. That is equal to S2. Now can I write that S1 plus S2 should be equal to H? ये S1 है, ये S2 है, दोनों मिला के कितना हो गया? H हो गया. And if this is to be H, I can write S1 which is equal to 1 by 2 GT square minus U1t plus U1t, U2t minus half GT square, that should be equal to H. So half GT square is got cancelled out. So I have again left with the U2t minus U1t is equal to H, or T can be written as U2 minus U1 upon U2 minus U1, H upon U2 minus U1. So if the particles are meeting in between somewhere, then again the time taken should be equal to H upon U2 minus U1. That is the answer for the second question. Now let's go for the third question. The third question says that let us, the particle are meeting somewhere below, ये कुछ नीचे मिल रहा है. Let us consider this too. ठीक है, तो पार्टिकल्स कुछ यहाँ मिल रहे हैं. तो ये U1 वेलोसिटी से थ्रो किया गया था ऊपर की तरफ. ठीक है, और दूसरा पार्टिकल को हम लोग क्या किया था? तो दूसरा पार्टिकल को भी हम लोग कुछ U1 वेलोसिटी से मैं चुके थे U2 वेलोसिटी. तो मान लेता हूँ ये कुछ कम वेलोसिटी से गया, ये गया और वापस नीचे आना शुरू कर गया. अभी नीचे नहीं आया था, क्योंकि जल्दी वेलोसिटी गेन कर लेगा तो क्या करेगा, तुरंत उसको कैचअप करने की कैपेबिलिटी उसके पास है. तो इस केस में अगर ये बिलो मिल रहा है समवेयर, इफ इट इज मीटिंग समवेयर बिलो, लेट्स जस्ट बी, मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ S1. ये कितना हो गया? पूरा डिस्टेंस S1 हो गया. और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, ये जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ मैं S2. ओके, सो फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट फॉर द फर्स्ट पार्टिकल इट इज S1 इक्वल टू U1t प्लस हाफ AT स्क्वायर. व्हाट इज द S1? तो S1 शुड बी माइनस S1, U1 रहेगा, T रहेगा माइनस हाफ GT
स्क्वायर दैट इज द क्वेश्चन। नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है। नाउ फॉर द सेकंड पार्टिकल, can I write that H2 should be equal to U2T plus half AT square, displacement is in downward direction, so minus H2, U2T जाएगा ही, minus half GT square, ठीक है। Now can I write for this, can I write that if I can subtract S1 में से मैं अगर S2 subtract करता हूँ तो मेरे को तो यही H मिलना है, मैं क्या लिख सकता हूँ, एज S1 minus S2 equal to H. What is the value of S1 over here? S1 is equal to U1T plus minus half GT square minus S2 equal to U2T minus plus half GT square, that should be equal to H. Half GT square got cancelled out, so I have left with U1T minus U2T is equal to H, or the time can be written as U1 minus, time can be written H upon U1 minus U2. So कैसा लगा आज का क्लास? I think ये सेम आना चाहिए था, why it is not coming same? So S1 minus S2 equal to H, S1 minus S2, so that should be S1, oh wait, sorry, there is a mistake in the question. Minus S1 equal to U1T minus half GT square दिया हुआ है, so if I can take S1, तो S1 should be equal to half GT square minus U1T, that should be the equation. And for the second case, that should be equal to S2 equal to half GT square minus U2T, that should be equation. Now if I can take S1 minus S2, so what is the value of S1 over here? So S1 equal to 1 by 2 GT square minus U1T minus 1 by 2 GT square plus U2T, that should be equal to H over here, again GT square got cancelled out, so I have left with U2T minus U1T equal to H, or the T should be equal to H upon U2 minus U1, that is same as the previous one. So whatever may be the case, the objects are going to meet at the same time, that is equal to, the time is given as equal to T equal to H upon U2 minus U1 for the all the three cases. So that is a very good type of question that can be solved by this method. हमको क्वेश्चंस को ट्राई करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि हम फिजिक्स में अच्छा करें। तो आज हम लोग यहीं पे चलते हैं, अगले क्लास में हम एक स्पेशल टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको ये पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन अगले क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।